वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर कर रहे हैं आज स्टार्ट अपन 3D या त्रिविमीय ज्यामिति। अब 3D के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है अपने पेपर के अंदर, और जो क्वेश्चन रहता है वो जनरली इजी रहता है। ठीक है, दो पार्ट में है। एक पार्ट है पहले सरल रेखा का पार्ट, 3D में सरल रेखा, और दूसरा पार्ट है 3D में प्लेन का, मतलब समतल का। तो एक पार्ट हो गया सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पार्ट हो गया प्लेन या समतल। ठीक है, दोनों पार्ट 3D के अंदर। ठीक है, किताब को टच करते हुए क्वेश्चंस रहेंगे इसमें भी, एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा कुछ नहीं है हवा हवाई इसमें। बस शब्दों को पकड़ना है सही से और अरेंज करना है मेथड को। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो, 3D में सबसे पहले एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। मान लीजिए एक ओपी सदिश है, जो कि यहां देखो ये एक्स वाई जेड किस प्रकार से है, जैसे कि हम 3D में रूम के अंदर है। ये तो वाई हो गया ऊपर की तरफ, ये एक्स हो गया इधर की तरफ, और जेड आपकी तरफ जो आ रहा है। ठीक है, एक कोना पकड़ लिया रूम का, रूम के कोने को मूल बिंदु बोल दिया। ठीक है, रूम के कोने को जो है वो मूल बिंदु कह दिया, और रूम के कोने से मूल बिंदु से ये हो गया हमारे लिए y, इधर हो गया x, और इधर जो आपकी साइड आ रहा है वो हो गया z। ठीक है, अब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मान लीजिए यहां पर है, उसका हमें स्थिति सदिश या यूं बोले पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, स्थिति मतलब पोजीशन और वेक्टर मतलब सदिश। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, वहां मूल बिंदु से पहले x की डायरेक्शन में चलेंगे, फिर y की डायरेक्शन में चलेंगे, और फिर z की डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसा ही होगा, पहले मूल बिंदु से x की डायरेक्शन में, फिर y की डायरेक्शन में, और फिर z की डायरेक्शन में। ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। अब अगर पोजीशन वेक्टर को सदिश के रूप में, मतलब यहां पे वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ये तो हो गया हमने बिंदु निकाल लिया है ना, 1, 2, 3। मान लीजिए x में 1 चला, y में 2 चला, और z में 3 चला। ये हो गया 1, 2, 3। जब इसको सदिश के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i j k अटैच कर देंगे इसमें। गॉट इट। ठीक है, तो यहां पे ये मान लिया हमने एक O, ये P, ये OP वेक्टर शो हो रहा है। अब ये x अक्ष के साथ बनाता है अल्फा कोण। ठीक है, x अक्ष के साथ बनाता है अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बनाता है बीटा कोण, और z अक्ष के साथ बनाता है गामा कोण। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा 3 कोण बनाता है। x अक्ष के साथ अल्फा, y के साथ में बीटा, और z के साथ में गामा। तब L, M और N क्या क्या होते हैं भाई, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोज्या। ठीक है, दिक कोज्या। अगर ओपी वेक्टर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, तो ये हो गया ओपी वेक्टर को लिखने का तरीका। ये हो गया एल बराबर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इन दिक्कोज्याओं का एक रिलेशन होता है, वो कहता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तीनों का इस वर्गों का योग जो होगा वो 1 होगा। लिख लीजिए, सदिश वाला पार्ट हाँ इसी में आता है। बुकलेट में ये चैप्टर मिक्स है। ठीक है, बुकलेट में शायद थोड़ा बहुत उसी में अटैच किया हुआ है, अलग से होगा तो मेरे को तो मिलानी देख लेना एक बार, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा सब चीजें। ठीक है, ये हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। आकाश कोई बात नहीं,
पहले बेसिक बेसिक करते हुए जाते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, इस हिसाब से बताओ एक्स अक्ष की दिक् कोज्या है, एक्स अक्ष की दिक् कोज्या एक्स अक्ष की दिक् कोज्या कैसे देंगे? एक्स अक्ष जो है वो अल्फा कोण कितना होगा, एक्स के साथ कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। मतलब मैं यूं लिख सकता हूं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। एक्स अक्ष का एक्स के साथ कोण, वाई के साथ कोण, जेड के साथ कोण। वापस सुनना भाई, ये क्या पढ़ा है हमने? अल्फा बीटा गामा क्या थे? एक्स के साथ कोण, वाई के साथ कोण और जेड के साथ कोण। अब आप किसका निकाल रहे हो? एक्स अक्ष का। तो आप बोलोगे एक्स अक्ष का एक्स के साथ कोण कितना होगा? एक्स अक्ष का एक्स के साथ खुद के साथ कोण 0 डिग्री, कॉस 0, क्योंकि एल क्या होता है? कॉस में कोसाइन होती है। ठीक है, अब एक्स अक्ष का वाई के साथ कोण, एक्स और वाई आपस में लंबवत है। एक्स अक्ष का जेड के साथ कोण, तो क्या बन गया? कॉस 0 आ गया, 1 0 0। इसी प्रकार से वाई अक्ष, इसी प्रकार से जेड अक्ष। आप डायरेक्ट बोल सकते हो वाई में क्या होगा? 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर ओपी वेक्टर का डॉट आई कैप किया जाए तो क्या आएगा? ओपी वेक्टर का डॉट आई कैप किया जाए तो क्या आएगा? ठीक है, आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू मेथड क्या होता है? पहले वाले का ए डॉट बी याद है? ए का परिमाण, बी का परिमाण, कॉस थीटा, यही बोलते हैं। तो मैं ये तो आपने ओपी डॉट आई कैप किया तो आई वाला आई से गुणा हो गया तो एक्स आ गया। डॉट प्रोडक्ट याद है ना, फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे शायद। ठीक है, आई वाला आई के साथ रिजल्ट देता है, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। सिर्फ आई वाले से गुणा किया तो सिर्फ आई वाला रिजल्ट आ गया एक्स इज इक्वल टू। अब मेथड क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए का परिमाण, बी का परिमाण, कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में थीटा कितना है देखो। आई कैप का मतलब है एक्स अक्ष और ओपी का मतलब है ये कितना है? ठीक है, कैप टोपी की परिमाण कितना होता है? कि एफ का परिमाण 1। ठीक है, ये 1 हो गया। तो यूं लिख सकता हूं क्या? ओपी वेक्टर का परिमाण बराबर एक्स बटा कॉस अल्फा। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, अगर यहां से कॉस अल्फा निकालना हो तो ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स बटा ओपी वेक्टर का परिमाण। जो भी रिजल्ट हमें काम में लेना होगा हम वो लिख लेंगे, वो तो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, ओपी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालें? ओपी वेक्टर कहां है भाई? ये रहा। परिमाण कैसे निकालते हैं इसका? एक्स अपॉन अंडर रूट में, सही है। अब अगर ये कॉस अल्फा है तो कॉस बीटा कॉस गामा का मान भी लिख दीजिए। कॉस बीटा में क्या बनेगा? डायरेक्ट बोलो, वाई बटा पूरा परिमाण, और कॉस गामा, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा के हिसाब से कॉस बीटा हो गया वाई अपॉन अंडर रूट में पूरा, और कॉस गामा हो गया जेड अपॉन में पूरा। इजी चैप्टर में शामिल करेंगे इसे, और सभी स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग, अब जब लिस्ट आईआईटी के पेपर के नजदीक पहुंच रहे हो तो वहां पे उससे पहले अपनी लिस्ट तैयार कर लेना इस चीज की, सारे सब्जेक्ट में मेरे के लिए इजी चैप्टर कौन से हैं जहां से कंटिन्यू पिछले 3-4 सालों में सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, या अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको पता होगा मुझे रिवीजन के टाइम पे इन चैप्टर को पहले पढ़ना है, क्योंकि जहां से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू, या फिर इजी ही बन रहा है वहां से पहले उनको अटेम्प्ट करें, या आपको जो इजी लग रहा है टॉपिक अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, उसकी अलग लिस्ट तैयार कर लेना। मतलब हर एक में 2 पार्ट बन जाएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। ये एक इजी टॉपिक्स की और एक ये मीडियम या टफ में डाल देना, ये या इजी मीडियम का एक कर देना, टफ को एक कर देना।
ठीक है, इजी मीडियम एक, टफ एक, और यहाँ भी इजी मीडियम एक, टफ एक। अगर इजी मीडियम मैथ्स में बात करूं तो टॉपिक रहेगा सबसे पहले बाइनोमियल, द्विपद प्रमेय, पढ़ने लायक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन इजी क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से कंटिन्यू 3-4 साल से। ठीक है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे बाइनोमियल हो गया। उसके बाद सेकंड, मैं सिर्फ आपको फिल्टर करना बता रहा हूं मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी की मैं आप कर लेना। बाइनोमियल सेकंड अपने जो टॉपिक दिए हैं अभी अपन ने, अवकल समीकरण, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 दिन में खत्म हो गई। उसके बाद थर्ड टॉपिक, जैसे ये वाला चैप्टर भी मैं बोल रहा हूँ इजी है, इसमें से भी इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये 3D डायरेक्ट एनसीईआरटी को टच करते हुए क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे लिस्ट तैयार करनी है आपको। ठीक है, हाँ, समाकलन के अनुप्रयोग में सीधे क्वेश्चन बन रहे, ज्यादा टफ नहीं बने उसमें भी। तो जो जिसको जैसा सही बेस्ट लग रहा है, मुझे ये जो 5 चैप्टर 6 चैप्टर चाहिए, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन करना ही तो है ही ना एग्जाम में, तो वो रिवीजन के टाइम पे ये 5-6 क्वेश्चन के जो चैप्टर हैं वही पहले पढ़ेंगे ना हम। रिवीजन के टाइम का मतलब जब भी रिवीजन करेंगे तो इन पे पूरा फोकस रखेंगे 6 चैप्टर पे। 6 चैप्टर में से 7 चैप्टर में से पढ़ेंगे सारा, लेकिन रिवीजन में फोकस इस पे ज्यादा रखेंगे। ठीक है, अब ये 7 चैप्टर में से अगर 5 के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, मैथ्स में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं, नंबर में लगेगा 20 नंबर है, लेकिन परसेंटाइल में 80 परसेंटाइल के आसपास टच हो जाता है। ठीक है, परसेंटाइल में बहुत जल्दी टच होता है क्योंकि नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं उलझे हुए हो, पता चला सारे चैप्टर पढ़ने की कोशिश पहले से ही कर रहे हो तो फिर उसमें फंसे गए भंवर जाल में। भंवर जाल में नहीं फंसना, टॉपिक सारे पढ़ने, क्योंकि क्या है क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आते हैं यूं। ठीक है, सरल रेखा, उसमें फिर कुछ और डाल के, फिर कुछ और डाल के, फिर कुछ और मसाला बना के। ठीक, लेकिन ये तो पता लग रहा है अपन को अपने को इजी चैप्टर्स कौन से जो हमारे कंट्रोल में, तो उनकी एक अलग लिस्ट तैयार करना और इसकी टफ वालों की एक अलग लिस्ट। गॉट इट? ठीक है, देखो कभी भी कोई मिशन पे जाते हैं ना तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा थोड़ी है बस लड़ने जाना है, युद्ध करने जाना है तो सीधा उठाया बंदूक और पहुंच गए। ठीक है, स्ट्रेटजी मैटर करती है। गेम तो खेलते ही बहुत सारे बच्चे इस तरह के, तो स्ट्रेटजी लगाती हो ना वहां पे भी। वो 3-4 फ्रेंड वाला खेलते हैं तो तू इधर से जा, मैं इधर से जा रहा हूँ, है ना, देखा है मैंने, मेरे को खेलना नहीं आता इसलिए बता रहा। ठीक है, बस कहते हैं कि स्ट्रेटजी लगती है उनमें, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, अपन भी मिशन पे हैं। आईआईटी का मिशन है, बस फर्क इतना सा है, लड़ाई का नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये बात ध्यान रखना। अब कोई बताया नहीं बताया, आप खुद अपने लिए प्रिपेयर कर लेना, आपको जो टॉपिक बेस्ट लगते हैं, लेकिन आपके बेस्ट लगने के साथ साथ ये भी जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलान करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मतलब पिछले 5 साल के पेपर से मिलान करें। ठीक, और यहाँ पे हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल हो गई है, 1-2 जने बच्चे लेके आए जगतपुरा में PYQ की, तो हाँ 2023 तक के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं उसमें, तो आपस में मिल बांट के ले लो, एक जना मत लो सारी, क्योंकि ज्यादा कोई काम आएगी नहीं, परीक्षा तक काम की है हमारे, तो सब मिल बांट के ले लो, कोई फिजिक्स की ले लो, कोई मैथ्स की और कोई केमिस्ट्री की, और आपस में पढ़ लो, क्योंकि रिवीजन ऐसा तो है नहीं कल पेपर है तो सब आज ही पढ़ेंगे, वो वाले तो है नहीं अब। ठीक है, तो सब आपस में मिल बांट के पढ़ लो, नोट्स बना लो और अब तैयारी शुरू कर लो। ठीक बेटा, तो ये हो गया अपना, वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक्स वाई जेड एक्स हुआ, ओपी वेक्टर हुआ, ओपी वेक्टर अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, अल्फा बीटा गामा के हिसाब से दिक्कोजिया LMN कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तीनों का वर्गों का योग बराबर 1। ओपी वेक्टर लिखा जाएगा XI YJ ZK। उसके बाद एक्स अक्षीय दिक्कोजिया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अल्फा मतलब एक्स अक्ष के साथ कोण, तो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है 0 डिग्री। ठीक है, और बीटा का मतलब वाई अक्ष के साथ कोण, किसका, इसका जिसका आप निकाल रहे हो, तो एक्स वाई के साथ 90 डिग्री, एक्स जेड के साथ 90 डिग्री, तो 1 0 0। सिमिलर यहाँ पे 0 1 0 और 0 0 1। ओपी डॉट आई कैप किया, कुछ रिजल्ट तैयार किए, तो ये बना कॉस अल्फा बराबर दिस बीटा गामा। अब अगर ये यहां से देखें तो यहां से मैं बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। चेक करो क्या यहां सही है क्या, स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बटा पूरे का अंडर रूट हट जाएगा, फिर बीटा यहां पे भी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर सेम टू सेम बन जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मतलब कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अगर यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये अपना बोर्ड का ये, हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2।
कैसे किया, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, 3 आएंगे, 3 उधर पक्षांतरण करना, ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। बोर्ड की किताब में ये शायद पहला दूसरा एग्जाम्पल होता है या क्वेश्चन होता है, तो ये भी रिजल्ट ध्यान रखें। लिखते जाओ, थोड़ा लिखने की चीजें ज्यादा है बेटा। ठीक है, अच्छा इससे एक बात पता लग रही है कि यहां पे दिक्कोजा जो है वो हमेशा एक यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश का निर्माण करेगी, क्योंकि एक बना रहा है परिमाण, परिमाण एक बनना है, तीनों के वर्गों का योग जो परिमाण है वो एक बनना है। तो लिख लीजिए एक लाइन, दिक्कोजाएं सदैव मात्रक सदिश का घटक होंगी, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर का घटक होंगी, मात्रक सदिश का घटक होंगी। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दिक्कोजा का काम खत्म हो गया, अब आते हैं दिक् अनुपात पे। दिक् अनुपात क्या होता है, दिक्कोजा को ही अनुपात लिए जाते हैं, है ना। अच्छा दिक् अनुपात तो कितने दिक् अनुपात हो सकते हैं, 3 तो होते ही है, लेकिन कितने वैरायटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये बोला गया अभी अपन को एल एम एन दिक्कोजा है, ठीक है, दिक्कोजा है। एक बार के लिए यहां पे कोई वैल्यू है, जैसे इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हो गया 1। सही है, फॉलो कर रहा है, दिक्कोजा है। अब मैंने बोला इसके अगर दिक् अनुपात निकालने हैं तो कितने दिक् अनुपात आ सकते हैं, दिक् अनुपात कितने आ सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर जो भी अनुपात बनता जाएगा वो क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात कहलाएगा। दिक्कोजा को किसी भी कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर जो भी अनुपात बनता जाएगा वो क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात। जैसे कि 0 2 0 0 3 0 0 4 0 सब क्या है, दिक् अनुपात है। ठीक है, इसका सरलीकरण रूप ये है, लेकिन हमने इस पूरे को अगर 2 से गुणा किया तो ये बना, 3 से किया तो ये, 4 से किया तो ये, और आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे एक बात पता लगी, दिक् अनुपात कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट। जितनी संख्या से गुणा करते जाओगे उतने बनते जाएंगे। ठीक है, चाहो माइनस से भी कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं, तो खूब सारे हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तो लिखो, किसी रेखा के दिक् अनुपात, किसी रेखा के दिक् अनुपात वास्तव में उस सदिश के, वास्तव में उस सदिश के दिक् अनुपात होते हैं जिसका आधार वह रेखा है, जिसका आधार वह रेखा है, जिसका आधार वह रेखा है, जिसका आधार वह रेखा है। ओके, मतलब पैरेलल या समांतरता शो करते हैं, दिक् अनुपात जो है वो समांतरता शो करते हैं। ठीक है, अब कैसे शो करते हैं चलो देखते हैं। अब ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि L जो है, ठीक है, वो दिक् अनुपात में किसी संख्या को गुणा करके तैयार हो रहा है, हमेशा किसी संख्या को गुणा करके तैयार हो रहा है। ठीक है, तो L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक संख्या मान ली K कांस्टेंट, तो L बराबर AK, M बराबर BK और N बराबर ABC क्या है यहां पर, दिक् अनुपात। ठीक है, अच्छा ये कौन सा रूल फॉलो करेंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 का। तो ये K स्क्वायर, ठीक है, K का मान क्या आ गया, K बराबर आ गया साहब प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो L बराबर हो गया
प्लस माइनस ए के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम लिख दो, सिमिलरली एन लिख दो। क्या बेटा, एल एम एन तो वो है दिक्कोज्या, ए बी सी दिक अनुपात है, दिक अनुपात, और के वो कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बनता रहता है, इसलिए। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है जो आपके बोर्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो 2019 का भी क्वेश्चन है। बताओ कुछ कुछ लोग कितने सही सेट में बैठा होना भी जरूरी है ना, अच्छे से। हाँ हाँ, वो तो उसी के अकॉर्डिंग मैनेज होती है। हाईएस्ट वाला कितने लाया है, सारा बैलेंसिंग वहां से। तुम्हारे वाले में कोई हाईएस्ट वाला ही ऐसा बैठा है मस्त, तुम भी मस्त, मैं भी मस्त, तो सब मस्त। लेकिन फिर फाइनल कट ऑफ भी निकलती है ना सारी मिक्स करके। ठीक है, एक तो शिफ्ट वाइज कट ऑफ आती है और फिर कंबाइन और आती है। बिल्कुल दे रहे हो गया, लिख रहे एम लिख लिया, एन लिख लिया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। फिर लिख लीजिए दिक अनुपात सदिश के घटक होते हैं। दिक अनुपात सदिश के घटक होते हैं। वो तो था मात्रक सदिश का, वो था मात्रक सदिश का, और ये है सदिश के घटक होते हैं। सदिश के घटक होते हैं। ध्यान रखेंगे फर्क, वो मात्रक सदिश है क्यों, क्योंकि वो एल एम एन बराबर, वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 कर रहा है इसलिए। और ये क्या है, डायरेक्ट सदिश के, ठीक है, सदिश के घटक होते हैं। फिर लिखिए आगे, आर सदिश बराबर एल आई कैप प्लस भी लिखा जा सकता है। सॉरी, आर सदिश गड़बड़ कर दी क्या, नहीं आर कैप वेक्टर के होते हैं ना, मात्रक सदिश के। अच्छा, ये वाला अभी क्या लिखाया था, अभी लिखाया था बेटा दिक अनुपात सदिश के घटक होते हैं। दिक अनुपात सदिश के घटक होते हैं। जो दोनों वर्ड्स में लिखवाया ना वो ये चीजें, एल एम एन मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश के घटक है। एल एम एन मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश के घटक है, कैप लगा दिया मतलब इकाई सदिश लिखा हुआ है। और ए बी सी डायरेक्ट सदिश के घटक है, ठीक है, ए बी सी डायरेक्ट सदिश के घटक है। फर्क समझ में आ गया नहीं, कैप है और इधर वेक्टर है। जो शब्दों में लिखा है वही यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। एल एम एन जो है वो मात्रक सदिश के घटक है और ए बी सी जो है वो डायरेक्ट सदिश के घटक है। लिखिए अगला, हेडिंग डालिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या है। नहीं, देख कैसे होगा, करके दे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या है, ठीक है, पी बिंदु है, नहीं होगा। x1 y1 z1 और q बिंदु है x2 y2 z2। कभी कभी ये सदिश में भी दिए जा सकते हैं। सदिश में मतलब x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और ये यहाँ पे x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक है, ओके।
ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिक कोज्या और दिक अनुपात दोनों ही चाहिए हमें। तो दिक अनुपात तो डायरेक्ट होता है A बराबर B बराबर एंड C बराबर, ठीक है, और L बराबर बन जाएगा A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फॉर्मूला है ना। तो A क्या मान वहां रख देंगे, A B C तीनों का मान रख देंगे तो वो दिखने लग जाएगा। अभी यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखेगा तो मैंने लिखा नहीं, फिर भी एक लिख देता हूं, प्लस माइनस x2 माइनस x1 बटे में अंडर रूट, खाली स्थान भरे, ठीक है, दिक्को ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ABC के मान ये रहे। हाँ तो ये तो है दिक अनुपात और ये है दिक कोज्या। चलो कर ही लो 2019 का क्वेश्चन। सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसा आता है ना। ठीक है, देखिए भाई, यदि एक मात्रक सदिश A सदिश, यदि एक मात्रक सदिश A सदिश, मात्रक सदिश A सदिश π/3, यदि एक मात्रक सदिश A सदिश π/3 कोण i कैप के साथ, π/3 कोण i कैप के साथ, π/4 कोण j कैप के साथ, तथा थीटा कोण k कैप के साथ बनाता है, तब थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए। बताइए भाई, बस क्वेश्चन है बेटा, यदि एक मात्रक सदिश A सदिश π/3 कोण i कैप के साथ, π/4 कोण j कैप के साथ तथा थीटा कोण, थीटा के बारे में ये भी बोला है 0, में है, k कैप के साथ बनाता है, तो थीटा का मान बताइए। 2019 का क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले A वेक्टर लिखेंगे। A वेक्टर क्या होगा भाई, A वेक्टर होगा cos π/3 i कैप ठीक है, cos π/3 i कैप, cos π/4 j कैप, cos थीटा k कैप। अभी बोला है मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण जो होगा वो एक होगा, परिमाण एक होगा। परिमाण क्या होगा ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण होगा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। cos π/3 कितना हुआ भाई, cos हो गया अपना π/3 मतलब 60, 1/2। मात्रक सदिश बोला है, इसका परिमाण इसलिए एक हुआ है, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/4 प्लस 1/2 3/4, कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2 थीटा बराबर। अब यहां पे थीटा का ध्यान रखना है, दोनों मतलब 0 से पाई के मध्य है, मतलब दो वैल्यू देगा, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, क्योंकि कॉस थीटा दोनों में, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है। एक तो होगा
बिल्कुल। यहां से कैसे जाते हैं? ठीक है, एक तो यहां पे देगा, वो तो सबने बोल ही दिए 60 डिग्री, पर 60 डिग्री वाला आंसर है ही नहीं अवेलेबल। दूसरा माइनस 1/2 पाई माइनस थीटा, 180 माइनस 60, 120, 120 को पाई की फॉर्म में बोलो। दोनों आंसर सही हैं, पर जो ऑप्शन में होगा वही तो लगाएंगे। तो ऑप्शन में 60 डिग्री वाला ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन जो दे रखा था वो दे रखा था 2π/3 वाला। ओके, कैसा आया पता लग गया? cos थीटा प्लस माइनस आ गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, लेकिन ध्यान रखना है इसी के बीच में आना चाहिए कोण। हाँ वैसे भी कर दो, बिल्कुल कर दो, ठीक है, देख लिया। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, दो रेखाओं के मध्य कोण। छोटा सा ही फॉर्मूला है खैर। दो रेखाओं के मध्य कोण, आकाश क्या होता है भाई दो रेखाओं के मध्य कोण? वेक्टर की फॉर्म में, सदिश के रूप में। दोनों का डॉट बटे में दोनों का परिमाण, ठीक है। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है। लिखिए, सरल रेखाएं A1 प्लस लैम्डा B1, A2 प्लस लैम्डा B2 द्वारा दी गई है। अच्छा ये याद है क्या, A1 क्या होता है यहां पर? A जो होता है वो क्या होता है? सरल रेखा में A क्या होता है बेटा? 12th। अरे यार इधर ध्यान दो, हाँ 12th पढ़ के आए हो सब यार, अच्छी परसेंटेज है, बोलो तो सही। A क्या होता है? सरल रेखा की समीकरण कैसे दी जाती है वेक्टर फॉर्म में? A प्लस लैम्डा B। A क्या होता है? जो जिससे A से गुजरने वाली तथा B के समांतर, A बिंदु से या A वेक्टर से या A सदिश से गुजरने वाली तथा B सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण है। लिख लो सामने, A सदिश से गुजरने वाली तथा B सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण है ये। A से गुजरने वाली व B सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण है, जो दिया गया है, लिखा गया है। अब दोनों सरल रेखा हैं, दो सरल रेखा का समीकरण लिया हमने, एक में लिया A1 और लैम्डा B1, ठीक है। लैम्डा क्या होता है और इसमें म्यू क्या होता है? यहां पे म्यू ले लेते हो, लैम्डा और म्यू कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोला गया इन दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना है, तो cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 अपॉन B1 का परिमाण एंड B2 का परिमाण। ये हो गया दो सरल रेखाओं के मध्य कोण। अभी हमने सदिश रूप में लिखा है, ठीक है। अभी आते कार्तीय रूप में भी, पहले सदिश रूप में लिखा है। ये हो गई सरल रेखा की समीकरण, ये हो गया कोण, ठीक है। दोनों एक साथ ही कवर कर दिया, एक में अलग अलग नहीं बनाया। अब आते कार्तीय रूप में, सबसे पहले सरल रेखा की समीकरण लिखेंगे। हाँ कार्तीय रूप में क्या होती है समीकरण भाई? x माइनस x1 बटा A1, y माइनस y1 बटा B1, z माइनस z1 अपॉन C1। x1 y1 z1 बिंदु से गुजरती है, A1 B1 C1 उसके दिक अनुपात है। दिक अनुपात जो होते हैं वो समांतर को ही शो करते हैं, मैंने पहले भी लाइन बोली थी पिछली बार भी। दिक अनुपात जो होते हैं वो समांतर को शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन ने बोला था A से गुजरती है, B के समांतर है,
और यहां अपन बोल रहे हैं x1 y1 z1 से गुजरती है और a1 b1 c1 जो है दिक अनुपात है, और दिक अनुपात वही होते हैं जो यहां समांतर शो कर रहा था। ठीक है, ये एक सरल रेखा हो गई। अब दूसरी लिख देते हैं x माइनस x1 डैश a2 x2 कर दो, लो x2 लो यार, क्या फर्क पड़ता है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो लो। हो गई दो सरल रेखाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे x1 y1 z1 से गुजरती है, a1 b1 c1 दिक अनुपात है। मैंने मुंह से बोल दिया, लेकिन ध्यान रखना, नहीं ध्यान रहता तो लिख लेना। ठीक, सेम यहां भी वही होगा। अब इन दोनों के बीच में अगर कोण ज्ञात किया जाए तो cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट में वर्गों का योग a1 प्लस b1 और ये c1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सदिश रूप, ये हो गया कार्तीय रूप। याद आया अपन ने किया था अभी। ठीक है, अगर कोई समीकरण पूछे सदिश में ये रही सरल रेखा की, कोण पूछे ये रहा, कार्तीय में समीकरण ये रही, कोण ये रहा। लिख लिया? ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। देखिए, यदि अल्फा दो सरल रेखाओं के मध्य कोण है, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण है जिसकी दिक्कोज्याएं L प्लस m माइनस n बराबर 0 तथा L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0। यदि अल्फा दो सरल रेखाओं के मध्य कोण है जिसकी दिक्कोज्याएं L प्लस m माइनस n बराबर 0, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0 द्वारा दी गई हैं। दिक्कोज्याएं समीकरण द्वारा कर लेना, समीकरण द्वारा आगे, द्वारा के आगे समीकरण लगा लेना, द्वारा से पहले समीकरण द्वारा दी गई हैं। तब साइन पावर 4 अल्फा प्लस कॉस पावर 4 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ईयर है 2021। ठीक है, और काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इस प्रकार से समीकरणें दी जाती है। काफी बार क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जिसमें समीकरणें दी जाएंगी। ठीक है, एक एरी एक हमारे पास है, कौन सी? तीन चीजें ज्ञात करनी है, क्या क्या? एल, एम और एन। ठीक है, तीन समीकरणें हैं और तीन ही चीजें ज्ञात करनी है, हो जाएगा आराम से। तो करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले यहां पे देखो L प्लस एम माइनस एन, तो n बराबर क्या लिख सकता हूं? ये n उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दिया, पहली समीकरण से n निकाला, निकल गया, सिंपल, हैप्पी, निकल गया। ठीक है, माइनस एन उधर शिफ्ट किया, n बराबर L प्लस एम, समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 में रखो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस L प्लस एम का होल स्क्वायर, करिए सॉल्व। L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस, हाँ,
माइनस 2LM बराबर 0, ये दोनों कट गए, 2 माइनस 2 भी गया, LM बराबर 0। इससे एक रिजल्ट ये बनता है या तो L बराबर 0 है, या तो L बराबर 0 है या फिर M बराबर 0 है, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है ना। अब यहां पे हमें पता नहीं लग पा रहा L क्या है और M क्या है, तो या तो L बराबर 0 है या फिर M बराबर 0 है। अब हमारी समीकरण उठा के लाते हैं, क्या है हमारे पास, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 से, तो L बराबर 0 रखा, L बराबर 0 से ये क्या हो गया, सही है। क्या किया भाई, ये समीकरण, तीनों समीकरण यूज करनी है, दो देगा एक हमारे पास होगी। ये इससे हमने n का मान निकाला, इसमें रखा, तो ये रिलेशन आया LM 0 या तो L 0 या M 0। अगर L 0 है तो यहाँ पे 0 रख के n बराबर M हो गया। अब हमारी समीकरण लेके आए, उसमें रखे तीनों मान जमाए, M का मान आ गया। और यहाँ क्या लिखा है हमने, M बराबर n, तो अगर M ये है तो n भी यही हो गया, और L 0 हो ही चुका है, LMN चाहिए थे, एक तो ये हो गया आंसर। अब ये दूसरा बनाओ आप, यहाँ पे M बराबर 0 से बनाओ, हाँ भाई m बराबर 0 से m 0 रखा, इसमें n बराबर क्या बना, l। ठीक है, सेम इसी समीकरण में रखा, तो बन जाएगा अपने पास 2L स्क्वायर बराबर 1, L बराबर प्लस माइनस 1/√2, और L जो है वो n के बराबर आ गया। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ से, देखो टोटल हमको कितने प्राप्त हो गए यहाँ से, एक तो हो जाएगी, जब मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो L हो गया 0 पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, एक तो ये मिल गई है ना, और एक मिल गई 0, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि m बराबर n है, इसलिए अगर ये पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लिया तो ये भी नेगेटिव। भाई दो ही बन रहे कॉम्बिनेशन। अब उधर आ जाते हैं, इधर बन रहा है n और l, m 0 है, l मतलब अगर एक ये पॉजिटिव 0 तो ये भी पॉजिटिव, और एक बन रहा है ये नेगेटिव 0 और ये नेगेटिव, हो गया। LMN लिखा है, m और n का मान क्या है, LMN लिखा है लाइन से, एक बार पॉजिटिव वाला m लिया है और एक बार नेगेटिव वाला m लिया है, एक बार पॉजिटिव वाला l लिया है, एक बार नेगेटिव वाला l लिया है, लिख दिए, 4 आ गए। हमें निकालना है कोण, ठीक है। अच्छा, कोण के लिए ये भी ध्यान रखें, थ्योरी वाले में लिख लेना एक बार, cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है डायरेक्ट। हाँ, अगर दिक अनुपात है तब तो वो फॉर्मूला लिख ही लिया था, अगर दिक कोज्या है तो डायरेक्ट होता है cos थीटा, फॉर्मूला लिख लेना ये थ्योरी में, ठीक है। अब ये क्या है, LMN है, कैसे चेक करें, वर्गों का योग करो, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, एक निकाला भी तो LMN है ना। तो cos थीटा क्या बोलता है, cos थीटा बोलता है कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन, और ध्यान रखेंगे यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा न्यून कोण दिया जाता है, न्यून कोण, न्यून कोण मतलब cos थीटा पॉजिटिव, क्योंकि न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, तो हमेशा चाहे माइनस का बन रहा हो तो भी उसे पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव बन रहा है तो अच्छी बात है। तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लो, एक यहां से एक यहां से, एंगल निकालो, ये एक सरल रेखा का है, ये दूसरी सरल रेखा का है, हम कैसे ले रहे हैं, ये एक सरल रेखा का है और ये दूसरी सरल रेखा का है, तभी तो कोण निकालेंगे,
ठीक है, तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लो, तो मैंने ऊपर ऊपर के दोनों ले लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कॉस थीटा बराबर बन जाएगा 0 प्लस 1/2। अगर नेगेटिव भी बन रहा है तो भी आपको न्यून कोण में आंसर देने के लिए पॉजिटिव कर देना है। तो ध्यान रखना, न्यून कोण में दिया जाता है आंसर हमेशा। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, मतलब प्रथम चतुर्थांश में, जब तक कि बोला ना जाए, जब तक कि बोला ना जाए। ठीक, कितना आ गया भाई? लेकिन अभी ये थोड़ी निकालना है, निकालना तो ये है। हाँ अल्फा है, अल्फा कोण अल्फा है, थीटा नहीं है, सॉरी अल्फा है। तो कोण कितना आ गया भाई? ठीक है, हमें क्या निकालना है? साइन रख दो मान इसमें, साइन 60 √3/2, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सही है क्या? पांच बटे आठ। थ्योरी वाले में लिखिए आगे, यदि दो रेखाएं लंबवत हो तो A1 A2 प्लस, लिख लो, यदि दो सरल रेखाएं लंबवत हो यदि दो सरल रेखाएं लंबवत हो तब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। व L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ये भी 0 होते हैं। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, लिख दिया। फिर लिखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, या फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। हो गया 0, हो गया 0। नेक्स्ट लिखो, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं यदि रेखाएं समांतर हैं तो समांतर के लिए बनेगा A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, समांतर के लिए। या फिर तो ये ले लो, ये तो हो गया लंबवत और ये हो गया समांतर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। लिखिए, यदि दो सरल रेखाओं की दिक्कोज्याएं, यदि दो सरल रेखाओं की दिक्कोज्याएं